स्वागत है मित्रों, हमारे चैनल लेट्स लर्न पे हम लोग PCS 2022 के तहत देख रहे हैं भारतीय इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। इन बहुविकल्प प्रश्नों के अंतर्गत देखते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य अथवा भारतीय आर्य और भारोपीय विशेषण निम्नलिखित में से किस संकल्पना के सूचक हैं? भाषाई, सांस्कृतिक, प्रजातीय और निशास्त्रीय। तो आर्य अथवा जो भारतीय आर्य और भारोपीय विशेष यानी भारत और यूरोप के जो विशेषण हैं वो सूचक है, भाषाई सूचक हैं। ये निम्नलिखित दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। यहाँ देखते हैं, पहला है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत मध्य एशिया है। कई मान्य मत हैं, उसमें से मध्य एशिया को सर्वाधिक मान्य माना गया है। सही है। भारत में आर्यों का आगमन अप्रवासी के रूप में हुआ। बिल्कुल सही, अप्रवासी के रूप में भारत में आगमन हुआ था आर्यों का, फिर बाद में यहीं बस गए थे। इस तरह से दोनों उत्तर इसके सही हैं, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु सप्त सैंधव प्रदेश था। सही है, सप्त सैंधव प्रदेश जो है मुख्य केंद्र था। प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान गंगा नदी तक था। गंगा नदी तक था। अगला है, अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। बिल्कुल सही है कि अगस्त ऋषि ने ही दक्षिण भारत में आर्यकरण किया था। तो इस तरह से इसमें तीनों सही है, यानी डी सही है उत्तर। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। कई बार पूछा गया है प्रश्न। पांचवा है, नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। इस संवाद के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्न में से कौन हैं? तो जिम्मेदार व्यक्ति की जब बात हो रही है इसमें, तो यम और नचिकेता का कठोपनिषद है। ये पूछा गया है कि किस निषद में इनका वर्णन है, तो कठोपनिषद एक प्रश्न यह है। जिम्मेदार व्यक्ति थे वाजसुरवा, तो इसका उत्तर हो गया वाजसुरवा इस संवाद के जिम्मेदार थे। धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीति। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वस्थ तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। दूसरा है, रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो धर्म और रीति की बात में देखते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों को स्वयं एवं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। आज भी यही स्थिति है। धर्म जो है व्यक्तियों के कर्तव्यों को बताता है, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति। रीति जो है, नियम जो है, मूलभूत नैतिक विधान थे। ये नैतिक विधान थे जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। दोनों सही है। ए और बी दोनों सही हैं, यानी पहला दूसरा। त्रयी क्या है? वेद त्रयी, प्रस्थान त्रयी। देखिए त्रयी क्या है। त्रयी तीनों वेदों को कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यानी अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है। तीनों वेदों, ठीक है। आठवां है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? यानी किन दो नदियों के मध्य स्थित। तो तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ऊपर सिंधु झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था वाजसुरवा के कारण हुआ था ये, और
ये कठोपनिषद में वर्णित है। ऊपर हम लोगों ने पहले इसको देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 10वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला, ऋग्वेद में वर्णित कुभा नदी की पहचान काबुल नदी से की गई। कुभा या कुम्भरा ये नदी काबुल में है, ये सही है। भारत में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। वेरी गुड। लौह धातु के प्रमाण का अंतिम प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेयी शासक थे, कैकेयी वंश के थे, बिल्कुल सही है, तीनों सही है इसमें, ये सभी यानी डी। भारत के सांप्रतिक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। सत्यमेव जयते ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न को सही सुमेलित करना है, आपको देखना है। बनाओ प्रश्न, कौन किससे मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं, तो ऋग्वेद 4 से मिलेगा। यजुर्वेद में इसमें भी स्रोत हैं, स्रोत प्रार्थनाएं ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद की बजाय यजुर्वेद में भी स्रोत हैं, इसमें कर्मकांड हैं, यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद संगीत का स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण आदि का वर्णन है, यानी 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1, 3, ये उत्तर हो गया ए। अगला हम देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां देखते हैं हम लोग। उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद हैं वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, उसमें दर्शन शास्त्र का ज्ञान मिलता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। सतलज एवं यमुना नदी के मध्य ब्रह्मवर्त है, सतलज और ब्रह्मा, ठीक है। सतलज और यमुना इसमें है ब्रह्मवर्त, ठीक। गंगा यमुना द्वाप क्षेत्र ब्रह्म ऋषि है, फिर ये यमुना के बाद गंगा, तो ये हो गया ब्रह्म ऋषि देश, ठीक है। हिमालय से विंध्याचल मध्य देश कहलाता है, विंध्याचल तक का क्षेत्र ये कहलाता है मध्य देश, ठीक है, यहाँ भी ये भी सही है। सतलज से गंगा तक आर्यावर्त, तो यहाँ पे सतलज से गंगा तक का क्षेत्र आर्यावर्त नहीं था, सतलज से गंगा तक का क्षेत्र आर्यावर्त क्षेत्र नहीं था, ये गलत है। ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला देखते हैं, दासराग युद्ध परशुड़वी नदी के किनारे हुआ था। दासराग का युद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, परशुड़वी नदी या इसको रावी नदी भी कहते हैं, रावी नदी का युद्ध किनारे हुआ था, एकदम सही है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, ये भी सही है। सिंधु नदी की चर्चा सबसे अधिक है, लेकिन सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो सरस्वती। दूसरा देखें, इस काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, ये भी सही है। ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा नहीं है, समुद्र की चर्चा है, ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा की गई है, इसलिए ये गलत हो गया। 1, 2, 3 सही है, ए 15 का ए। 16वां देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है, गायत्री मंडल को, ये सही है। सूत्र की प्रथम चर्चा जो हुई है वो 10वें मंडल में हुई है, सही है, 10वें मंडल में है सूत्र की चर्चा। शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में है, नहीं,
शिक्षा की चर्चा प्रथम मंडल में नहीं है, सोम की चर्चा 9वें मंडल में है। इस तरह से इसमें सी गलत है और सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में के आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगोचगोई अभिलेख बहुत फेमस है, जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। बोगोचगोई अभिलेख से प्रमाणित होता है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, जाबालोपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति। और अभी हमने पढ़ा भी है यहाँ पे कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख ऋग्वेद को देख लेते हैं पहले। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया। दो का, ये पहले का 2 हो गया, और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया है। और चारों आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। सही है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का उल्लेख है, ये सही है। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3, दूसरा भी सही है क्या? 19वां प्रश्न देखते हैं, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ है। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखते हैं मित्रों, बीसवां प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नलिखित नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा कुब्बा या कुर्मू, दोनों जो है अफगानिस्तान की नदियां हैं, काबुल की नदियां हैं। तो ये दोनों अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का उल्लेख करती हैं, कुब्बा और कुर्मू। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं, सभा में विशिष्ट लोगों की भागीदारी होती थी जिन्हें सभ्य कहा जाता था। ठीक है, सभ्य कहा जाता था विशिष्ट लोगों को। समिति में आम लोगों की भागीदारी होती थी, इसके अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। देखिए, सभा अलग हो गई, समिति अलग हो गई। सभा में सभ्य लोग होते थे, सभा में जो भागीदारी करते थे लोग उनको सभ्य, और समिति में जो लोग भागीदारी करते थे उसके अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। इस काल में स्त्रियां सभा समितियों में विदत में भाग लेती थीं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, 1 2 3, यानी डी। 22वां है, वैदिक घरों में अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखा जाता था क्योंकि यह क्या थे? यज्ञीय अग्नि का प्रतिरूप मानी जाती थी। सही बात है कि यज्ञीय अग्नि का प्रतिरूप मानी जाती थी। इंद्र के बाद अग्नि का ही महत्व था सबसे ज़्यादा। इंद्र का वर्णन भी है 250 बार और अग्नि का 200 बार वर्णन है। तो इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा महत्व था, उसके बाद अग्नि का महत्व था। ठीक है, अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच संदेश वाहक या दूत का कार्य करती थी। ये भी सही है। तो इस तरह से ABC तीनों सही, उपरोक्त सही, डी उपरोक्त सभी सही। लंबे प्रश्न आते हैं पीसीएस में। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस सामाजिक व्यवहार का पालन नहीं किया जाता था? तो इसमें देखेंगे, लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। सही बात है, लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। अंतर्वर्णीय विवाहों की अनुमति थी। हाँ, कर सकते थे अंतर्वर्णीय विवाह। शूद्रों द्वारा पकाया गया भोजन अभक्ष्य माना जाता था। ऐसा नहीं था वैदिक काल में, अभक्ष्य यानी खाने योग्य नहीं है। वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि शूद्रों द्वारा पकाया गया भोजन कोई ना खाए। गलत बात है ये।
भोजन करते थे। सती प्रथा पूर्ति अज्ञात थी। सही है, सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, ये सब सही है, इसी गलत है। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना हो तो गादा अदभी और ब्राह्मण, ये पाठ करने वाले लोग थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पाठ करने वाले लोगों को कहा जाता था। होत, ऋग्वेद का जो पाठ करते थे उन्हें होत कहा जाता था। यजुर्वेद के जो पाठ करते थे उन्हें अदभी कहा जाता था। होत, अदभी ऋग्वेद का। और सामवेद का पाठ करने वाले लोगों को उद्गाता कहा जाता था, जबकि यज्ञ का निरीक्षण करने वाले जो होते थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। होत, अदभी, उद्गाता और ब्राह्मण। 1 2 3 4 ये सही होगा इसका। 1 2 3 4। इस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां। पूछा गया प्रश्न है आर्य सभ्यता में, 26 में देखेंगे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही क्रम में देखना है। तो ब्रह्मचर्य, बचपन में जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यही सही है पहला। पहले बालक जीवन होता है, शिक्षा का, फिर परिवार देखना, फिर घर पे रह कर देखभाल करना, उसके बाद फिर घर छोड़कर संन्यास ले लेना। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। पशुचारी, इससे पता चलता है, कैसे पता चलता है पशुचारी थे आर्य लोग? क्योंकि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ मिलते हैं, इससे लगता है कि पशुचारण करते थे। ठीक है, अधिकांश युद्ध जो हुए थे उसमें वो भी गायों के लिए हुए थे, इससे भी पता चलता है। पुरोहितों को दिया जाने वाला जो उपहार था मुख्य रूप से वो भी गाय होती थी, जमीन नहीं होता था, गाय होती थी उपहार। इसलिए ये पुष्टि होती है कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी होते थे। सब सही है इसमें। 28वां देखते हैं मित्रों। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। पहले जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो वैदिक काल की बात हो रही, तो जन्म पर आधारित थी। बाद में इसमें कठोरता आ गई, कर्म प्रधान थी पहले, बाद में जन्म प्रधान हो गए वर्ण व्यवस्था। कोई भी अपना व्यवसाय बदल के अपनी वर्ण को बदल सकता था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को जिसने जाति कहा था वो था मैक्स मूलर। इसने कहा था आर्यों को एक जाति कहा था, इसी ने कहा था मध्य एशिया से आए थे आर्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सही उत्तर देखना। ऋग्वेदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता था? नहीं, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख प्रमुख फसल के रूप में किया गया है? जौ का प्रयोग किया गया, कपास का प्रयोग नहीं किया गया। यौ यानी जौ का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक आर्यों को ऋतुओं का ज्ञान नहीं था, गलत है। ऋतुओं का ज्ञान था, तो इसमें से तीनों गलत हो गए, सभी गलत। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता या करते हैं? ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहाँ, कई देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा, माता देवी, पशुपति, तो इस तरह से बहुदेववाद। ठीक है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं, ये भी सही है, समानताएं भी मिलती हैं इसमें। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में नहीं किए जाते थे।
वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। कुछ तो घरेलू कार्य में किए जाते थे और जो कुछ थे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती तब किया जाती थी। तो ये सही है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ठीक है सी। 32वां देखते हैं, ऋग्वेद के हिरण्य पिंड क्या है? ऋग्वेद के हिरण्य पिंड क्या है? मृत आत्माओं को चढ़ाई गई भेंट। 32 में हिरण्य पिंड की बात हो रही है। नहीं, मृत आत्माओं को चढ़ाई गई भेंट को हिरण्य पिंड नहीं कहा जाता था। सोने के सिक्के अथवा नियत मूल्य के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था, हिरण्य, वेरी गुड, ये है। ऐसे सिक्के जिनका अथवा नियत मूल्य के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था उन्हें हिरण्य पिंड कहा था। यह गोत्र समूह का अधिकारी नहीं होता था। अपराधों के प्रायश्चित हेतु धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था ये हिरण्य पिंड। 33वां देखेंगे, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सही है, मृत्यु की जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है सबसे पहले। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है, उपनिषदों में है मोक्ष की चर्चा, चूंकि उपनिषद दार्शनिक से संबंधित है, इसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है सबसे पहले। इस तरह से 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्न को सही सुमेलित करना है। राज्य और वहाँ के शासक कौन थे? कुरु, पांचाल, काशी और विदेह, अश्वसेन, जनक और परीक्षित। तो हमको मिलान करना है यहाँ पे। जो राजा कुरु थे वो परीक्षित, कुरु राज्य के राजा थे। परीक्षित जो है कुरु के राजा थे। परीक्षित कुरु के राजा थे और जनक जो थे वो विदेह के राजा थे। परीक्षित कुरु के, जनक जो है विदेह के राजा थे। जयवाली पांचाल के राजा थे और अश्वसेन काशी के राजा थे। तो इस तरह से 3, 4, 1, 2, अश्वसेन काशी के, जनक विदेह के, परीक्षित कुरु के और जयवाली पांचाल के राजा थे। यानी 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पैंतीसवां प्रश्न देखते हैं मित्रों। निम्न कथनों पर विचार करें हम सही उत्तर का चयन करना। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, राष्ट्र एवं राजा का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन में मिलता है। राष्ट्र एवं राजा का उल्लेख सर्वप्रथम, तुमको देखना था इसमें से सभी उसको सही उत्तर का हमको चयन करना था। तो केवल 2 सही है कि राष्ट्र एवं राजा का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन काल में मिलता है और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में संन्यास का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि पूर्व वैदिक कालीन ग्रंथों में संन्यास का उल्लेख मिलता था। निम्न से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा संबोधित किया गया है? ये सरस्वती नदी है जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। उसे मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए यदु, कुरु, तुर्वसु ये सब तो हैं, लेकिन किकट जो है ये नहीं मिला है, पंचजन में ये नहीं शामिल था। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? जो आर्य संस्कृति के धुर समझे जाते थे उस समय वो थे कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल उस समय आर्य संस्कृति के धुर माने जाते थे।
बाद में मगध और शक्तिशाली हो गया। 39वां देखते हैं, मिलान करना है विद्वान और मत। इन्होंने क्या माना है कि मध्य जो है आर्य लोग कहाँ से आए थे, इसके बारे में यहाँ वर्णन है, तो हम देख लेते हैं। पहला है स्वामी दयानंद। इन्होंने तो माना है कि तिब्बत से आए थे, वेरी गुड, सही है, स्वामी दयानंद। पेनका और हेट ने माना था जर्मनी से। एल डी कल ने माना था कश्मीर और हिमालय देश से आए हैं। पी गाइल्स ने हंगरी से माना था। और एक हमारे थे तिलक जी ने इनको माना था अंटार्कटिका से आए थे। ये विद्वानों का मत था कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो इस तरह से 1 2 3 4 इसका उत्तर होगा। 1 2 3 4 ए। 40वां देखते हैं, विराट इतरे ब्राह्मण के अनुसार निम्न को सुमेलित करना। विराट जो होता था वो देखिए इस तरह से हम अगर राजा बनाते हैं, ये पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी, ठीक है। तो उत्तर का राजा जो होता था उसे विराट कहा जाता था, विराट। दक्षिण का जो राजा होता था वो भोज। पश्चिम का जो राजा होता था सौराठ, ठीक है। और जो पूरब का राजा होता था उसे सम्राट, और मध्य में राजा। तो इस तरह से सम्राट, सौराठ, विराट, भोजराज, ठीक है, चारों थे। तो मिलान कर लें, हम देख लेते हैं। तो विराट जो था उत्तर का राजा था, यानी 4। भोज जो था दक्षिण का राजा था, 3। सौराठ पश्चिम का राजा था, यानी 2। और सम्राट जो है पूरब का राजा था, 1। और मध्य में जो था वो राजा होता, महाराज। तो इसका 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, यानी सी इसका उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अश्किनी, चिनाव, सदानीरा, गंडक, परसुणवी, रावी नदी को कहा जाता है, ना कि व्यास नदी को। विपुस्सा व्यास को, परसुणवी का होता है रावी, तो ये गलत है। 41 में डी। और सुसामा सोहन नदी को, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी, ये सही बात है। सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, हाँ, कई महिलाएं, विदुषी महिलाएं मिली जो यज्ञ का अनुष्ठान करती थी। युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है, मिले हैं प्रमाण। लेकिन उनका विवाह यौन आरंभ से पूर्व हो जाता था, यानी बाल विवाह होता था, ऐसा नहीं प्रमाण मिलता है, ये गलत है, डी। आगे देखते हैं मित्रों, 43। भारत में आर्यों की सफलता का निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? सफलता तो हुई थी आर्यों की, लेकिन कौन सा कारण सही नहीं, ये हमको देख के बताना। अश्वचालित रथ थे, एकदम सही है। कांसे के अच्छे उपकरण और कवच उनके मजबूत होते थे, कांसे के होते थे, काफ़ी मजबूत थे, ये भी सही है। मंदिरों में देवताओं की उपासना करते थे, देवताओं की उपासना, लेकिन ये इनका उनकी सफलता से कोई महत्व संबंध नहीं था, तो ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान वैदिक काल से संबंधित है? वैदिक काल में काले लाल विद्वान संबंधित थे वैदिक काल से। ब्लैक रेड पिक्टोरियल वेयर, BRPW जिसको कहा जाता है।
काले लाल मृदुभान जो है वैदिक काल से संबंधित थे। ऋग्वैदिक काल का राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था प्रशासनिक तंत्र? क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं, राजा तो चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो थी वो इसके उपयुक्त नहीं थी। यहाँ बात अर्थव्यवस्था की थी, उसके उपयुक्त नहीं थी प्रशासनिक तंत्र के रखने में। खर्चा बढ़ता, टैक्स वसूलना पड़ता ज़्यादा, इस तरह से प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। यह सामाजिक संरचना के अनुकूल नहीं था। सामाजिक संरचना के अनुकूल था। राजपद आनुवंशिक नहीं था, राजपद आनुवंशिक था। केवल ये व्यवस्था है बी जो अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, ये सही है। किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? ये एमपीपी से 2009 में पूछा गया था कि किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है। मलेच्छ देश, तो ये वैदिक कर्मकांडों से जो विमुख थे, जो वैदिक कर्मकांड नहीं करते थे, उनको मलेच्छ देश कहा जाता था। निकृष्ट। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? इस इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। 48वां देखते हैं। संहिता है और उपनिषद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमको उनके उपनिषद देखने कौन से हैं। ऋग्वेद का कौशिकी, यजुर्वेद का कठ, सामवेद का छांदोग्य उपनिषद और अथर्ववेद का मुंडक। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2, यानी बी सही है। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सीडीएस में पूछा गया था। देवी की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवों की पूजा ठीक है, पूजा की जाती थी, प्रार्थना और यज्ञ कर्मकांड सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपयुक्त होता है वह देवता द्वारा ग्रहण किया जाता है। हाँ, जो उपयुक्त होगा वही ग्रहण किया जाएगा, जो अनुपयुक्त होगा उसे ग्रहण नहीं किया जाता। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है। कि यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, खुले मैदान में संपन्न किए जाते थे पवित्र स्थान देखकर, ये गलत है। पचासवां देखते हैं। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना जाना माना जाता है? अंकुर अवस्था यानी प्रारंभ अवस्था माना जाता है। किन सूक्तों में? जो भारतीय नाटक था वो एकदम प्रारंभ की अवस्था में था। इसका हमको संवाद सूक्त से पता चलता है, विवाह सूक्त से नहीं, अपनी सूक्त से नहीं, पुरुष सूक्त से नहीं, संवाद सूक्त से पता चलता है कि जो नाटक था उस समय वो एकदम अंकुर यानी प्रारंभिक अवस्था में था। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। यहाँ पे पुरुष सूक्त, किसान उपनिषद, गोपथ और वेदांग। पुरुष सूक्त ये ऋग्देव का ऋग्वेद का 10वां सूक्त मंडल में है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त। ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय है, ईशोपनिषद। गोपथ एक ब्राह्मण पाठ है अथर्ववेद का। और वेदांग यास का निरुक्त है वेदांग, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था?
यानी जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर होते थे उनको ब्राह्मण वर्ग में शामिल करने के लिए यज्ञ किया जाता था। वो था ब्रात स्तोम यज्ञ। इस यज्ञ को कराने के बाद उनको ब्राह्मण वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। इस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख मिलता है। ये सिर्फ छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, स्पष्ट है, कृष्ण का अंगिरस के शिष्य के रूप में। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, सही उत्तर हमको चुनना है। ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम हाथी की चर्चा मिलती है, लेकिन वे पालतू नहीं थे। सही है कि वो सर्वप्रथम हाथी की चर्चा तो मिलती है ऋग्वेद काल में, लेकिन वो पालतू नहीं थे। ठीक है, हाथी। छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष की चर्चा की गई है। ये भी सही है, दुर्भिक्ष की चर्चा की गई छांदोग्य उपनिषद। पहली बात, चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये भी सही है। तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की चर्चा की गई है। नगर की चर्चा तैत्तिरीय अरण्यक में की गई है। ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे कथन सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, हम सही उत्तर का चयन करें। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक उपनिषद में आई है। सही है कि पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। सूदखोरी एवं महाजनी की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सूदखोरी और महाजनी की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सही है, दोनों सही है। 56 वैदिक समाज में राजपद या राजत्व के विकास का मुख्य कारण क्या था? जो राजपद या राजत्व के विकास का मुख्य कारण था, समाज की पैतृक व्यवस्था नहीं, युद्ध का भय ही था। सबसे ज़्यादा तो युद्ध का भय, इसीलिए राजत्व का विकास हुआ, जिससे राजा उसकी सुरक्षा करें। अगला है 57। वैदिक राजाओं के सामाजिक जीवन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामाजिक जीवन व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, ये तो सही है, सामाजिक जीवन आधारित था। एक ही परिवार के लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना सकते थे। ऋग्वेद में मिलता है इसका प्रमाण। दास प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें दासियां भी होती थीं। ये भी मिलता है कि दास प्रथा प्रचलित थी, दासियां होती थी। समाज समतावादी नहीं था। नहीं, समाज समतावादी था। ये गलत है कि समाज समतावादी नहीं था, समाज समतावादी था। वैदिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामान्यतः शिक्षा के द्वार सभी द्विजों के लिए उन्मुक्त थे, पर वेदों का अध्ययन मुख्यतः ब्राह्मण ही करते थे। ये सही है। गणित, व्याकरण एवं छंद शास्त्र के अतिरिक्त वेदों का अध्ययन शिक्षा के मुख्य विषय थे। यानी गणित, व्याकरण, छंद शास्त्र, इसके बाद वेद, इनका अध्ययन मुख्य विषय थे। सही है। आर्यों ने लेखन या लिपि प्रणाली विकसित कर ली थी। नहीं, लेखन या लिपि प्रणाली का विकास आर्यों के समय में भी नहीं हुआ था। शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ये सही है। लिपि प्रणाली नहीं विकसित थी आर्यों के समय में। प्रसिद्ध वैदिक उक्त युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का कहाँ प्रारंभ होता है? मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उसे हम उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय वेद वेदांग का पाठ पढ़ाता था। कौन सा से युग सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय यज्ञ ऐच्छिक धार्मिक अनुष्ठान बड़ा यज्ञ था। ये लिख देते हैं। राष्ट्रीय यज्ञ जो था ऐच्छिक धार्मिक अनुष्ठान था, बड़ा यज्ञ था। नहीं, ऐच्छिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। ये अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का यज्ञ होता था राष्ट्रीय यज्ञ। ये तो गलत हो गया। अश्वमेध यज्ञ क्या था? राज्य का विस्तार एवं राज्य के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करना था। ये तो सही है, अश्वमेध यज्ञ।
वाजपेयी एक शक्तिशाली राज्य की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए वाजपेयी यज्ञ किए जाते थे, रथों की दौड़ होती थी, तो से कोई नहीं। तो इसमें यही गलत है, राष्ट्रीय यज्ञ ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, कहाँ से राजा की राष्ट्रीय यज्ञ किया था, राजाभिषेक होता था इसमें। 62 काल कर्मानुसार समझाना है इनको। सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा, फिर कौन सा आया। तो वेद सबसे पुराने हैं, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। फिर वेदों पे ब्राह्मण लिखे गए, वेदों पे ब्राह्मण लिखे गए, नंबर 2 ये हुए। फिर आरण्यक जो कि वनों में लिखे गए, आरण्यक लिखे गए। और उपनिषद वेदों के वेदांत थे, वेदों के अंतिम भाग। और फिर वेदांग यानी 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, इसलिए अपौरुष यानी पुरुषों ने नहीं लिखा है, इसको अपौरुषेय कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में भूमि व संपत्ति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कृषि के लिए भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता प्राप्त थी, सही है। शूद्रों को संपत्ति व भूमि पर अधिकार नहीं था, ये भी सही है। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता नहीं थी, मान्यता थी, व्यक्तिगत संपत्ति की तो मान्यता थी। स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार नहीं था, ये भी सही है, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता थी। 66 प्रश्न हो गए, आगे देखते हैं मित्रों। 67वां प्रश्न, 64 प्रश्न हो गए, 65वां प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी उत्तर वैदिक काल में। राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया था, निरंकुश नहीं हुआ था, शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही थी, ठीक है। सतत प्रभाव में लिखा है कि राजा पर स्वभाव का प्रभाव था, ये भी सही है। अंतिम चरण में ब्राह्मण की परिषद का राजा पर प्रभाव था, ये भी सही है। 66 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आयुर्वेद जादू से संबंधित नहीं है, ये तो गलत है। यजुर्वेद जादू से संबंधित है। शिल्प वेद मूर्तिकला से संबंधित है, सही है। गंधर्व वेद सामवेद का है, संगीत से संबंधित है। धनुर्वेद युद्ध यानी संग्राम से संबंधित है, यजुर्वेद से, ये भी सही है, केवल ये नहीं सही। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया, तो इस तरह से तांबे का प्रयोग। 68 में देखते हैं कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे आर्य लोग? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था, ठीक है। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, ये भी सही है। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ये सही नहीं लगता है, नहीं। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि सफल रहने का जो मुख्य कारण था, हाथियों का प्रयोग किया था बहुत, ऐसा नहीं है हाथियों का प्रयोग नहीं हुआ था। अधिक बलवान, लंबे और अधिक बलवान थे, ये तो चीज़ थी, लेकिन सफल होने की जहाँ तक बात है, वो उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ये सबसे बड़ी सफलता का उनका राज था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मेदभान, एक मिनट, इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मिदभान एवं लोहे के उपकरण का महत्वपूर्ण साक्ष्य है।
है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, तो चित्ती धूसर मृदमान और लोहे के उपकरण साक्ष्य ठीक है। इस काल में लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया, ये भी सही है, कहा गया था। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ तीनों सही है, ए बी सी। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह? प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह हम देख लेते हैं। यदि जब लड़का उच्च जाति का होता है और लड़की निम्न जाति का होता है तो उसे अनुलोम कहते हैं। अनुलोम विवाह, जो मेल होगा वो उच्च हो और फीमेल जो होती थी वो निम्न जाति की। इसके विपरीत जो भी शादी होती थी वो सब प्रतिलोम विवाह होती थी। देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह, ये देखिए अनुलोम विवाह है, ठीक है। वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से विवाह, ये भी अनुलोम विवाह है। ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से विवाह, ये भी अनुलोम विवाह है। शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह, देखिए ये उल्टा हो रहा है, ये जो है प्रतिलोम विवाह, जो मान्य नहीं होता था। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, ठीक है, प्रजापति थे, महत्वपूर्ण है, सही है। गोत्र व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में प्रचलन में आ गई थी प्रचलन में गोत्र व्यवस्था, सही है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, सबसे प्राचीन है। कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। यम नचिकेता कठोपनिषद सबसे प्राचीन माना जाता है, सही है, बुद्ध से भी प्राचीन। तो यानी सब सही है, 1 2 3 4, 71 का डी। खट दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ था? तो खट जो सूत्र काल था उस समय बीजारोपण हुआ था खट दर्शन का। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? पशुओं की बात हो रही है तो ऋग्वेद में जो पशु थे उनका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गायों का उल्लेख हुआ क्योंकि गायों की लड़ाई होती थी। अश्व का परिचय मिलता है कहीं कहीं, भैंस का उल्लेख मिलता है और बकरियों की पाले जाने का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह से चारों जानवरों के प्रमाण मिलते हैं। देखते हैं 74, यानी सब, ये हो गया सब। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? अग्नि के लिए है। किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो अग्नि देवता के लिए है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। वैदिक सूक्त पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम मिलता है, सही है, मिलता है। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में मिला, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, ये भी सही है, ऋग्वेद से लिया गया। पूछा भी गया प्रश्न है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए, तो ऋग्वेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में विख्यात है? वेदांग ज्योतिष, तो लगध मुनि जो थे वो वेदांग ज्योतिष से संबंधित हैं। लगध मुनि महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? प्रजापति के रूप में वर्णित हैं वो प्राचीन साहित्य में वराह और नरसिंह, प्रजापति के रूप में वर्णित हैं वराह और नरसिंह। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ना चुकाए गए ऋण के बदले में दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। गलत, प्रचलन में थी।
दास प्रथा के रूप में। वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत ना तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था, ना ही पुनर्विवाह का अधिकार था। ऐसा भी नहीं है। तो इसमें कह रहा है क्या, सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें तो कोई सही नहीं है, तो कोई नहीं, डी सही उत्तर। सही मिलान करना है, यहाँ पे सूची दी गई है। मुनि पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। मुनि वो थे जो पावन पुरुष वैसे होते थे जो निशब्द रहता है, निशब्द बोलते नहीं ज़्यादा। उद्गात सामवेद का जो ज्ञाता होता है उद्गात कहा जाता था। पुरुष आद्य पुरुष को पुरुष कहा जाता था, और विवाह का जो संरक्षक होता था वो आर्यमाण कहलाता था। यानी 2 3 4 1। आगे देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः रसोजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव। ये सही नहीं है। देखते हैं क्या है, इनमें कौन सा एक कथन सही है पूछ रहा है। एक कथन सही है। 80 ठीक है, ये सही नहीं है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः सौजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव। गलत हो गया। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथी को पालतू बनाया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है, स्वयंवर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ये तो सही है, स्वयंवर और विधवा विवाह, ठीक है, दोनों मिलते हैं। ऋग्वेद में विंध्य सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। विंध्य सतपुड़ा नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है, सतपुड़ा पर्वत का उल्लेख नहीं है। 81। ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए हुआ, ठीक है, वर्ण का उल्लेख वर्ग के लिए हुआ है। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रमाण नहीं है, सही है, दास प्रथा का प्रमाण नहीं है, दोनों सही है। दासराग युद्ध में निम्न में से कौन शामिल था या थे? सब शामिल थे इसमें। दासराग युद्ध में मलानस, युद्ध, पक्क, ये सब शामिल थे। अब यहाँ कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, यहाँ देखते हैं 83। रेखागणित के प्रारंभिक चिन्ह यजुर्वेद में पाए जाते हैं। ये तो सही है, चूंकि यज्ञों की आकृति जो होती थी ऐसे मिलते, सुल सूत्र की तरह देखा गया, सही है। यजुर्वेद में यज्ञवेदियों तथा दूसरे ज्यामितीय ढांचों के बनाने के लिए नियम दिए गए हैं। ये नियम तो दिए गए हैं, यस, ये तो सही है बिल्कुल। लेकिन यजुर्वेद में यज्ञवेदियों तथा दूसरे ज्यामितीय ढांचों, यज्ञवेदियों के लिए नियम दिया गया, लेकिन दूसरे ज्यामितीय ढांचों को बनाने के नियम नहीं दिए गए हैं, तो ये गलत हो गया। 85 देखते हैं। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऊपर भी देखा जा चुका है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। वैदिक काल में भूमि संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। सही है, किसी की संपत्ति नहीं होती थी, उस पर सामूहिक अधिकार होता था, सही है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है।
फाल, फाल, हाँ फाल का मिलता है, हल का जो फाल होता है तो उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों के जीवन का मूल आधार कृषि था, नहीं कृषि नहीं था, पशुपालन था। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है। तो केवल 3 गलत है, 1 2 4 सही है, 1 2 4। 87वां देखते हैं, युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। उर्वरा जो होते थे, जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। लांगल बादल और सीता, हल के निशान को सीता कहा जाता था, सही है। करीब, गोबर की खाद को करीब कहा जाता था। लांगल बादल ये नहीं सही है, सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन। 88वां क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई, सही है। सर्वप्रथम हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा जो दी थी सर्वप्रथम अश्विनों ने दी थी कि हल से खेत जोतो। ऋग्वैदिक काल में दास प्रत्यक्षता खेती के काम में या अन्य उत्पादक कार्यों में लगाए थे। दास प्रथा का कुछ प्रचलन ही नहीं मिलता है, तो ये बात ही गलत हो गई। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। चतुर्थ मंडल में कृषि की संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। हाँ ये तो सही है, मिलता है। मुख्य रूप से तो यजुर्वेद में मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कुछ प्रक्रियाएं मिलती हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, सही है। मुख्य व्यवसाय कृषि था उत्तर वैदिक काल का, और वैदिक काल का पशुपालन। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथ्वैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया, सही है। हल और कृषि, कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का उदय भी उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था की देन है, एक अन्य विशेषता थी। ये भी सही है, यानी सब सही है डी। विभिन्न दिशाओं के देवताओं में कौन सा सुमेल नहीं है। दिशाएं दिए गए हैं, देवता दिए गए हैं, कौन सा सुमेल नहीं है हमको ये देखना है। इंद्र पश्चिम के देवता थे, भाई देख लेते हैं। वरुण पूर्व के थे, वरुण, और इंद्र पश्चिम के देवता थे, सही है। दक्षिण पूर्व के देवता थे सोम, यहाँ पे थे सोम। यम दिशा, इनका तो लिखा नहीं, ये तो गलत हो गया, यही गलत है। वरुण यानी वरुण पूरब, इंद्र पश्चिम और सोम दक्षिण पश्चिम, ये हो गया। कौन सी स्त्री ने वैदिक ऋचा नहीं लिखी है। देखिए कई स्त्रियों ने ऋचाएँ लिखी हैं, इसमें घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा ने लिखा, लेकिन रोहिणी ने कोई ऋचा नहीं लिखी, यानी मंत्रों का उल्लेख नहीं है इनका। मानवी देखते हैं, विवाह दिए गए हैं, उस किस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, यहाँ देखते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता है, जब कोई योग्य वर के साथ पुत्री का विवाह कर देता था उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। सबसे प्रमुख विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह को, आज भी ये चलन है। देव विवाह का होता है यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण के साथ कन्या के विवाह, जो यज्ञ कराते हैं उन ब्राह्मण के साथ कोई अपनी कन्या के विवाह कर देता था, उसे देव विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह क्या होता था, कन्या के बदले एक जोड़ी बैल या गाय, जो पति जो लड़का पक्ष का होता था वो कन्या लेने के बदले एक जोड़ी बैल या गाय को देता था, ये भी सही है। प्रजापत्य विवाह क्या था, बिना वर वधू मूल्य के जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, चारों सही है। तिरानवे देखते हैं, 94 हम यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। वरुण के महत्व को उत्तर वैदिक काल में घटते हुए जिस ग्रंथ में दिखाया गया, जो वरुण का महत्व था किस काल में गिर गया था। गोपद ब्राह्मण के काल में, उत्तर वैदिक काल में घटते हुए दिखाया गया वरुण के महत्व को। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था।
पूर्व वैदिक काल। तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पहले प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, बाद में कर्मकांड वगैरह बढ़ गया। वैदिक युग में क्या प्रचलित था? विधवा बहुविवाह नहीं था, बाल विवाह प्रमुख था। विधवा पुनः शादी कर सकती थी, यह प्रचलित था कि विधवाएं पुनः शादी कर सकती थी वैदिक युग में। सुमेलित करना, यहाँ पे वैदिक नदियाँ दी गई हैं और कौन सी हैं। तो परिस्कुभा काबुल की नदी थी, परिस्रवी रावी नदी थी, सदानीरा गंडक थी, सप्तती सतलज नदी थी। यानी 2 3 1 4, 2 3 1 4, कौन सा 2 3 1 4? यह है बी उत्तर। पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? पुरुष सूक्त के विषय में, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, यह गलत है। 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त के। इसमें ब्राह्मण, ये गलत हो गया। इसमें ब्राह्मण का आदि पुरुष के मुख से निश्चित होने का उल्लेख है, ये सही है। यह श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, ये भी सही। या उस समय उद्भूत होती हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है, ये भी सही है। 98। निम्नलिखित से कौन सा एक संयोजन ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? तो ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी वो लोग जो है ग्रामीण जीवन, वर्ण व्यवस्था नहीं थी इसमें। पशुचारिक कबीलाई, हाँ, प्रकृति पूजा करते थे, पशुचारण करते थे, कबीलाई थे, सही है। वस्तु विनिमय पद्धति, सती प्रथा नहीं थी, ये गलत हो गया। मात्र सत्तात्मक रक्षात्मक एकल विवाह प्रथा, ये सब जरूरी नहीं था। एकल प्रथा शस्त्र, रक्षात्मक शस्त्रास्त्र, ये एकल विवाह प्रथा थी लेकिन शस्त्रास्त्र ये नहीं थी। अच्छा, निम्न से किन किन विदुषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी? कौन कौन लड़कियां थी वो? तो वो थी 99 में हम लोग देख लेते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वारा, चारों थी। चारों यानी सब, ये सभी। सवा देखते हैं। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। वेरी गुड, सही बात है। सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, ये भी सही है। निष्क ऋग्वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था, ये भी सही है। सब सही है इसमें। निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सही बात है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को वो पता यजुर्वेद से मिलता है, ये भी सही है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये भी सही है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से ये सब सही है इसमें। 102 हम देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए तथा दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 में चिन्हांकित कीजिए। हाँ, देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए तथा दिए गए मानचित्र में 1 2 3 और 4 से चिन्हांकित अवस्थितियों से सम्मिलित करना। 1 2 3 4 स्थानों के नाम दिए गए हैं। पांचाल राज्य की राजधानी कुरु, पल्लव नगर, बौद्ध स्थल और हड़प्पा स्थल। तो पहला हम लोग देखते हैं, पांचाल राज्य की राजधानी क्या है? पांचाल राज्य की राजधानी कांची, ए पड़ेगा। पल्लव नगर की तमिलनाडु में थी। तीसरा बौद्ध स्थल मध्य प्रदेश में, बौद्ध स्थल। और चौथा हड़प्पा स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है। इस तरह से इसका उत्तर 1 2 3 4 होगा। इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है मित्रों। आज हम लोगों ने 102 प्रश्नों का अभ्यास किया। अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।